सब्सक्राइब कीजिए आईएएस स्टडी सेंटर चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिए झारखंड स्पेशल से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए। गुड इवनिंग। आज की क्लास पे हम लोग जो है झारखंड के पेपर 2 के सेक्शन झारखंड के भूमि संबंधित कानून और अधिनियम को पढ़ेंगे। इसमें जो है एक पार्ट है अन्य राज्यपरक अधिनियम। तो उसके अंतर्गत मैंने आप लोगों को कल विल्किंसन रूल्स पढ़ाया था। आज की क्लास में हम लोग जो है संथाल परगना भूधारक अनुपूरक नियमावली 1950 पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग ये पढ़ेंगे और आप लोगों का जो नेक्स्ट क्लास होगा कल का बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कल की क्लास में मैं पेसा एक्ट पढ़ाऊंगा। पेसा एक्ट 1996 यानी कि पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996, और इसे पेसा का जो फुल फॉर्म है वह है द प्रोविजंस ऑफ पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट 1996। तो इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा पेसा एक्ट को कल। तो आप लोग कल का क्लास मिस ना करें, जरूर अटेंड करें। तो चलिए आज का क्लास हम लोग देख लेते हैं संथाल परगना भूधारण अनुपूरक नियमावली 1950। यह जो है एसपीटी का भाग है। और यहाँ पे देखिए अनुपूरक अनुपूरक समझ लेते हैं होता क्या है। तो आप लोग अगर कोई बुक पढ़े होंगे तो उसमें कुछ ना कुछ वर्ड्स आप लोगों को हार्ड लगे होंगे, तो वो समझ में नहीं आया होगा। और अगर आप लोग वो बुक लास्ट तक पढ़े होंगे तो लास्ट में एक सप्लीमेंट्री पेपर होता है जिसमें उन सारे वर्ड्स को, जो भी हार्ड वर्ड्स है, उसे डिफाइन किया गया रहता है। यानी इस तरह से समझिए, अनुपूरक का मतलब होता है किसी पुस्तक या लेख का वह अंतिम भाग जिसमें आवश्यक या उपयोगी बातें रहती हैं। यानी जो आपको समझ में नहीं आ पाई बुक में, वे सारी बातें जो है अंतिम में एक पन्ने में, एक सप्लीमेंट्री पेपर में जो रहती है उसे ही जो है अनुपूरक कहा जा रहा है। तो वही यहाँ पे है एसपीटी से रिलेटेड, संथाल परगना भूधारण अनुपूरक नियमावली 1950। यानी कि एसपीटी में कुछ पोर्शन जो समझ में नहीं आया उसे इसमें शामिल किया गया है। ये जो है अधिसूचित 23 जनवरी 1951 में किया गया इसे। यानी संथाल परगना भूधारण अनुपूरक नियमावली 1950 को अधिसूचित 23 जनवरी 1951 में किया गया। अब इससे जुड़े कुछ देखते हैं फैक्ट को। एसपीटी की धारा 71 के अधीन इस नियमावली का निर्माण बिहार सरकार के राजस्व विभाग द्वारा किया गया था तथा इस नियम को बिहार के राज्यपाल के आदेश से जारी किया गया था। यानी यह जो नियमावली है संथाल परगना भूधारण अनुपूरक नियमावली, इसका यह जो है एसपीटी की धारा 71 के अधीन जो है किसके द्वारा तैयार की गई थी, तो बिहार सरकार के राजस्व विभाग द्वारा तैयार की गई थी। किसके आदेश पे की गई थी, तो राज्यपाल के आदेश पे। बिहार के जो राज्यपाल थे उन्हीं के आदेश पर इसका निर्माण किया गया था। तो यह इंपॉर्टेंट लाइन है आपका कि किसके द्वारा ये निर्मित की गई थी, तो बिहार सरकार के राजस्व विभाग द्वारा निर्मित की गई थी। और आदेश पूछेगा तो बिहार के राज्यपाल के द्वारा आदेश दिया गया था। चलिए अगला इंपॉर्टेंट लाइन देख लेते हैं। इस नियमावली में कुल 14 नियम, 14 नियम तथा 5 अनुसूची शामिल किए गए हैं। देख लेते हैं क्या क्या है। अनुसूची 1 मैंने अभी तुरंत बताया 5 अनुसूची है ना, तो देख लेते हैं। पहला अनुसूची को देखते हैं। फॉर्म ABCDEF का प्रारूप, यानी अनुसूची 1 के अंतर्गत जो फॉर्म है ABCDEF, इसका प्रारूप दिया गया है। यानी ये 6 फॉर्म है, इन्हीं का प्रारूप दिया गया है। देख लेते हैं कौन कौन सा है। तो फॉर्म ए है, ग्राम समुदाय एवं भूस्वामी को ग्राम प्रधान की नियुक्ति के लिए खास गांव में दिया जाने वाला नोटिस का प्रारूप। यानी कि ग्राम प्रधान का जो नियुक्ति होगा उसके लिए एक नोटिस ग्राम समुदाय और भूस्वामी को दिया जाएगा, लेकिन ये हर एक गांव में नहीं होगा, ये किसी खास गांव में होगा। ठीक ना। फॉर्म B1 देख लेते हैं। नियम 7 के अधीन नोटिस का प्रारूप। फॉर्म B1 में जो है नियम 7 के अधीन नोटिस का प्रारूप दिया गया है कि कैसा होगा वो। फॉर्म B2 हस्तांतरण के प्रतिवेदन का पावती पत्र, यानी ट्रांसफर जो होगा उसका जो है रिसीविंग लेटर मिलेगा। किसके अंतर्गत, तो फॉर्म B2 में। ये सब आप लोग याद कर जाइएगा, यहाँ समझने वाली वैसी कुछ चीज़ नहीं है, आप लोग याद कर जाइएगा कि किस फॉर्म में क्या चीज़ दिया गया है। अगला है फॉर्म C, बंधक भूमि को सूचीबद्ध करने का प्रारूप। यानी जो भी बंधक भूमि है उसे जो है क्या किया जाएगा, लिस्ट उसका बनाया जाएगा, उसे सूचीबद्ध किया जाएगा। अगले इंपॉर्टेंट को देखते हैं। फॉर्म D, धारा 21 के अंतर्गत नोटिस का प्रारूप, इसका उल्लेख कहाँ है, तो फॉर्म D में है। फिर अगला है फॉर्म E,
धारा 32 के अंतर्गत नोटिस का प्रारूप। फॉर्म एफ धारा 44 के अंतर्गत नोटिस का प्रारूप। ये किस में दिया गया है? तो फॉर्म एफ में दिया गया है। तो इससे इस तरह बन सकते हैं कि धारा संथाल परगना भूधारण अनुपूरक नियमावली 1950 के अंतर्गत धारा 32 के अंतर्गत नोटिस का प्रारूप किस फॉर्म में दिया गया है? तो आपका जवाब होगा फॉर्म ई में दिया गया है। ठीक है ना। तो इसी तरह और भी प्रश्न बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है अनुसूची 2। इसमें जो है फॉर्म 1, 2, 3, 4, 5 का प्रारूप दिया गया है कि किस प्रकार 1, 2, 3, 4, 5 फॉर्म होंगे। ठीक ना। तो फॉर्म 1 धारा 21 के अंतर्गत भू हस्तांतरण का प्रारूप किसके अंतर्गत दिया गया है? तो अनुसूची 2 के अंतर्गत फॉर्म 1 में दिया गया है। फिर फॉर्म 2 है धारा 25 के अंतर्गत भू हस्तांतरण के आवेदन का प्रारूप किसके अंतर्गत समाहित किया गया है? तो फॉर्म 2 के अंतर्गत। अगला है फॉर्म 3 जोत का विवरण तथा राजस्व का विवरण, ये किस फॉर्म के अंतर्गत है? तो फॉर्म 3 के अंतर्गत। फिर अगला है फॉर्म 4 लेखा विवरण यानी अकाउंट डिस्क्रिप्शन का प्रारूप, जो भी लेखा है उसका विवरण होगा, अकाउंट डिस्क्रिप्शन होगा, किसके अंतर्गत है? यह फॉर्म 4 के अंतर्गत है। और फॉर्म 5 जो है रसीद का प्रारूप होगा, जो रिसीविंग होगा उसी का जो है प्रारूप किसमें होगा? फॉर्म 5 में होगा। अनुसूची 2 के अंतर्गत फॉर्म 5 में रसीद का प्रारूप होगा। अब और भी अनुसूची बचे हुए हैं, उसे देख लेते हैं। अनुसूची 3 जमींदारी क्षेत्र में पट्टा का प्रारूप किस अनुसूची के अंतर्गत है? तो अनुसूची 3 के अंतर्गत है। जमींदारी क्षेत्र में पट्टा का प्रारूप किस अनुसूची के अंतर्गत है? तो अनुसूची 3 के अंतर्गत। फिर अनुसूची 4 कबूलियत का प्रारूप, यह किसके अंतर्गत है? तो अनुसूची 4 के अंतर्गत है। अनुसूची 5 ग्राम प्रधानों के नियुक्ति एवं विमुक्ति का जो उल्लेख जो है किस अनुसूची में किया गया है? तो अनुसूची 5 में किया गया है। तो इससे रिलेटेड यही सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। तो हम लोगों ने संथाल परगना भूधारण नियमावली से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वे देख लिए। अब अगले नियम की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अब अगले अधिनियम को देखते हैं, संथाल परगना बंदोबस्त विनियम रेगुलेशन। विनियम को रेगुलेशन बोलते हैं। तो संथाल परगना बंदोबस्त विनियम 1872, इसे जो है अधिसूचित किया गया है 8 मई 1872 में। ठीक ना। यह जो संथाल परगना बंदोबस्त विनियम है इसे अधिसूचित 8 मई 1872 में किया गया है। और यह जो है 3rd रेगुलेशन ऑफ 1872 का है। ठीक ना। संथाल परगना बंदोबस्त विनियम जो है 3rd रेगुलेशन ऑफ 1872 है। ठीक ना। अब इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। बस आप लोगों को ये समझना है कि ये सारी चीज़ें हैं। यह विनियम गवर्नर जनरल परिषद के निर्णय से लागू किया गया था। तो यह जो संथाल परगना बंदोबस्त विनियम है किसके निर्णय से लागू किया गया था? तो गवर्नर जनरल परिषद के निर्णय से लागू किया गया था तथा इस विनियम को भारत के गजट में प्रकाशित कर लागू किया गया था। तो यह भी इंपॉर्टेंट लाइन है कि संथाल परगना बंदोबस्त विनियम का प्रकाशन कहाँ किया गया था? तो भारत के गजट में किया गया था। किसके निर्णय से किया गया था? तो गवर्नर जनरल परिषद के निर्णय से किया गया था। चलिए अगला इंपॉर्टेंट लाइन देखते हैं। इस विनियम के अंतर्गत कुल 28 धाराएं शामिल किए गए थे तथा यह विनियम संथाल परगना के क्षेत्र में बंदोबस्ती के लिए सबसे प्रथम विनियम के रूप में लागू किया गया। तो यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह जो विनियम है संथाल परगना बंदोबस्त विनियम 1872, इसमें टोटल कितनी धाराएं हैं? तो 28 धाराएं हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट लाइन था जिससे क्वेश्चन इस तरह बन सकता है कि संथाल परगना के क्षेत्र में बंदोबस्ती के लिए सबसे प्रथम विनियम के रूप में निम्न में से कौन सा विनियम लागू किया गया था? तो आपका जवाब होगा संथाल परगना बंदोबस्त विनियम 1872 लागू किया गया था। ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट लाइन देख लेते हैं। इस विनियम के अनुसार बंदोबस्त की शक्ति उपायुक्त में शामिल की गई थी। यानी शुरुआती दौर में जो है यह जो संथाल परगना बंदोबस्त विनियम है इसमें जो है बंदोबस्त की शक्ति उपायुक्त में शामिल की गई थी। लेकिन आगे चल के इसमें कुछ चेंजिंग आता है, देखते हैं क्या है। लेकिन 29 अक्टूबर 1991 को बिहार के राज्यपाल के द्वारा श्री राम निवास शास्त्री को संथाल परगना का प्रभारी बंदोबस्त अधिकारी नियुक्त किया गया। यानी कि अब जो है 29 अक्टूबर 1991 से जो है बिहार के जो राज्यपाल हैं संथाल परगना के लिए एक प्रभारी बंदोबस्त अधिकारी नियुक्त कर दिए जिसका नाम था श्री राम निवास शास्त्री।
यानी कि अब उपायुक्त जो है उपायुक्त में जो है बंदोबस्त की शक्ति नहीं रही, अब जो है एक अधिकारी आ गए, यानी कि प्रभारी बंदोबस्त अधिकारी आ गए। और सबसे पहले जो है प्रभारी बंदोबस्त अधिकारी कौन थे? श्री राम निवास शास्त्री थे। अब आगे चलते हैं। तथा दुमका, देवघर, गोड्डा तथा साहेबगंज जिले की बंदोबस्ती में उपायुक्त की शक्ति को प्रभारी बंदोबस्त अधिकारी की शक्ति के अधीन हस्तांतरित कर दिया गया, यानी सभी जगह जो है ये चेंज किया गया। तो संथाल परगना बंदोबस्त अधिनियम 1872 से रिलेटेड बस यही इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। चलिए अगले क्लास में मिलेंगे, कल के क्लास में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगा, वह पेशा का क्लास है, ठीक ना। तो पेशा का क्लास नेक्स्ट क्लास में ज़रूर देखें। थैंक यू।